हेलो फ्रेंड्स, समरी लवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में। बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपने जीवन और अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कभी बुरी परिस्थितियां नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन परिस्थितियों में हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कदम उठाते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव इंसान हालात का रोना नहीं रोता, बल्कि ये देखता है कि इस समय मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं। वह दूसरों को, किस्मत को या सिस्टम को दोष देने के बजाय अपने फैसलों पर ध्यान देता है। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब है कि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने मूड, अपने फैसले और अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। अगर कोई हमें डांट दे तो हमारा दिन खराब हो जाता है। अगर ट्रैफिक में फंस जाए तो हम चिढ़ जाते हैं। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाए तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। यहां हम अपने आप को पीड़ित की तरह देखते हैं, जैसे हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे पास नहीं बल्कि बाहरी चीजों के पास है। इसके उलट प्रोएक्टिव सोच ये कहती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेरी प्रतिक्रिया मेरी अपनी पसंद है। मैं तय कर सकता हूं कि मैं गुस्सा करूंगा या शांत रहूंगा, मैं हार मानूंगा या सीखने की कोशिश करूंगा। यह सोच हमें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि तब हमारी खुशी और हमारी प्रगति बाहरी हालात पर नहीं टिकी होती। मान लीजिए एक छात्र है जो परीक्षा में फेल हो गया। रिएक्टिव छात्र कहेगा कि पेपर बहुत कठिन था, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते या मेरी किस्मत खराब है। वह दुखी रहेगा, दूसरों को दोष देगा और शायद अगली बार भी ठीक से तैयारी नहीं करेगा। वहीं प्रोएक्टिव छात्र वही स्थिति देखकर यह सोचेगा कि मैंने कहाँ गलती की, किस टॉपिक में कमजोरी है और अब मुझे क्या अलग करना चाहिए। वह अपनी जिम्मेदारी लेता है और अगली बार बेहतर तैयारी करता है। परिस्थिति दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन सोच और परिणाम अलग है। प्रोएक्टिव बनने का पहला कदम है यह मानना कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरी भूमिका है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करूं। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि मेरी समस्या की वजह लोग हैं, सरकार है या हालात हैं, तब तक हम खुद को बदलने की ताकत खो देते हैं। एक और सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस बहुत सख्त है। रिएक्टिव इंसान हर दिन शिकायत करेगा कि बॉस खराब है, माहौल खराब है, यहाँ काम करना मुश्किल है। वो मन ही मन गुस्सा रखेगा और काम में भी मन नहीं लगाएगा। प्रोएक्टिव इंसान ये सोचेगा कि मैं बॉस को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने काम की क्वालिटी, अपनी कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स को बेहतर बना सकता हूँ। शायद वह बॉस से सही समय पर बात करे या खुद को इतना सक्षम बनाए कि भविष्य में बेहतर अवसर ढूंढ सके। प्रोएक्टिव सोच हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मौसम के अनुसार कपड़े पहनना हमारे कंट्रोल में है। लोग क्या कहेंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उस बात को कितनी अहमियत देंगे ये हमारे हाथ में है। जब हम उन चीजों पर ऊर्जा लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, तब हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्या कर सकता था। लेकिन सच ये है कि गुस्सा आना एक ऑटोमेटिक भावना हो सकती है, लेकिन उस गुस्से में क्या बोलना है या क्या करना है यह हमारी पसंद होती है। प्रोएक्टिव इंसान अपने और परिस्थिति के बीच थोड़ा सा गैप बनाता है। उस गैप में वह सोचता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। रिएक्टिव इंसान उस गैप को छोड़ देता है और सीधे प्रतिक्रिया कर देता है। एक घरेलू उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए घर में किसी बात पर झगड़ा हो गया। रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत ऊंची आवाज में जवाब देगा, पुरानी बातें निकाल देगा और मामला और बिगाड़ देगा। प्रोएक्टिव व्यक्ति वही बात सुनकर यह सोचेगा कि अगर मैं अभी शांत रहूं तो शायद बात सुलझ सकती है। वह सही समय पर सही शब्दों में अपनी बात रखेगा। इससे रिश्ता भी बचता है और मन की शांति भी बनी रहती है। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह भी है कि हम भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। रिएक्टिव लोग तब जागते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है। प्रोएक्टिव लोग पहले से सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। जैसे सेहत का उदाहरण लें। रिएक्टिव इंसान तब डॉक्टर के पास जाता है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। प्रोएक्टिव इंसान पहले से सही खाना, व्यायाम और नींद पर ध्यान देता है ताकि बीमारी आए ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यह भी एक रिएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिव सोच ये कहती है कि समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का है। अगर कोई इंसान रोज मोबाइल पर घंटों समय बिता सकता है
तो वह यह नहीं कह सकता कि उसके पास सीखने या खुद को बेहतर बनाने का समय नहीं है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने समय की जिम्मेदारी लेता है और तय करता है कि उसे किस चीज को महत्व देना है। प्रोएक्टिव भाषा और रिएक्टिव भाषा में भी फर्क होता है। रिएक्टिव लोग कहते हैं कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा ही होता है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं कि मैं चुन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगा। शब्द छोटे लगते हैं लेकिन सोच को बहुत गहराई से बदल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी से निकाल दिया गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति टूट जाएगा और कहेगा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। प्रोएक्टिव व्यक्ति दुख तो महसूस करेगा लेकिन फिर यह सोचेगा कि इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं और अब आगे क्या विकल्प है। शायद वह नई स्किल सीखे, नया काम शुरू करे या बेहतर नौकरी की तलाश करे। यहां प्रोएक्टिव सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। प्रोएक्टिव बनने का एक बड़ा फायदा यह है कि हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। जब हमें लगता है कि मेरे फैसले मायने रखते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम दूसरों के मूड, हालात या शब्दों के गुलाम नहीं रहते। हम जानते हैं कि जो भी होगा मैं उसका सामना कर सकता हूं। यह भी समझना जरूरी है कि प्रोएक्टिव बनना एक दिन में नहीं होता। यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में हम कई बार रिएक्टिव हो जाएंगे लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते जाएंगे हम खुद को रोककर सोच पाएंगे। हर बार जब हम सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं हम थोड़े और प्रोएक्टिव बन जाते हैं। एक साधारण अभ्यास यह हो सकता है कि जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए खुद से पूछें कि इस समय मेरे कंट्रोल में क्या है। जवाब हमेशा कुछ ना कुछ होगा। शायद आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत, आपकी अगली चाल। जब आप इस सवाल की आदत बना लेते हैं तब आप धीरे धीरे शिकायत से समाधान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंत में बी प्रोएक्टिव का असली मतलब है अपने जीवन का ड्राइवर खुद बनना। हम पैसेंजर बनकर बैठे रहें और हालात जहां ले जाएं वहां जाए, या हम स्टीयरिंग अपने हाथ में लें और तय करें कि हमें किस दिशा में जाना है। प्रोएक्टिव इंसान परफेक्ट नहीं होता लेकिन वह जागरूक होता है। वह जानता है कि हर स्थिति में उसके पास एक विकल्प होता है और वही विकल्प उसके भविष्य को आकार देता है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगता है। आप कम शिकायत करते हैं, ज्यादा समाधान ढूंढते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। यही प्रोएक्टिव जीवन की असली ताकत है और यही वह आदत है जो इंसान को अंदर से मजबूत और जीवन में आगे बढ़ने वाला बनाती है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपनी जिंदगी को जीते समय यह पहले से साफ कर लेना कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं और आपकी जिंदगी का आखिरी मतलब क्या है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे दिन काटते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होता कि यह सब करने का उद्देश्य क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें यही सिखाता है कि आज जो फैसले हम ले रहे हैं वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं और क्या वह दिशा हमारी असली चाहत से मेल खाती है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। आप बस गाड़ी चलाते जा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत मेहनत से गाड़ी चला रहे हो लेकिन अगर दिशा ही गलत है तो मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरह जिंदगी में भी अगर हमें अपनी मंजिल का अंदाजा नहीं है तो हम बहुत व्यस्त तो रहेंगे लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड का पहला कदम है यह समझना कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। सफलता हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए बड़ा घर और पैसा सफलता हो सकता है, किसी के लिए मानसिक शांति, किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना और किसी के लिए समाज में अच्छा योगदान देना। समस्या तब होती है जब हम दूसरों की परिभाषा के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं बिना यह जाने कि हमें खुद क्या चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे। समाज में डॉक्टर की इज्जत है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन अंदर से उसे पढ़ाना पसंद था। वह बच्चों को सिखाना चाहता था। अब वह व्यक्ति बाहर से सफल दिखेगा लेकिन अंदर से खाली महसूस करेगा। अगर उसने शुरुआत में ही यह सोच लिया होता कि मेरी जिंदगी के अंत में मैं खुद को किस रूप में देखना चाहता हूं तो शायद वह एक अच्छा शिक्षक बनता और ज्यादा खुश रहता। एंड इन माइंड का मतलब केवल करियर नहीं है, इसका मतलब है पूरी जिंदगी की तस्वीर। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, लोग आपको किस बात के लिए याद रखें, जब आपके बच्चे बड़े हों तो वे आपके बारे में क्या कहें।
जब आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आए तो क्या आपको लगे कि आपने सही तरह से जीवन जिया? ये सवाल सुनने में भारी लगते हैं, लेकिन यही सवाल हमें सही दिशा देते हैं। एक बहुत ही सरल और रिलेटेबल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। अगर आपके मन में यह साफ है कि आप उसे ईमानदार, आत्मनिर्भर और संवेदनशील इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप रोजमर्रा के फैसले उसी हिसाब से लेंगे। आप सिर्फ नंबरों पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उसके व्यवहार, उसकी सोच और उसकी आदतों पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अगर यह विजन ही साफ नहीं है तो आप कभी सख्त होंगे, कभी लापरवाह, और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें यह भी सिखाता है कि हमारी वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज यानी वे सिद्धांत जिन पर हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसे ईमानदारी, सम्मान, मेहनत, परिवार, आजादी, सीखना, सेवा। हर इंसान की वैल्यूज अलग हो सकती हैं। समस्या तब होती है जब हम अपनी वैल्यूज को जाने बिना फैसले लेते हैं। तब हम बार बार गलत जगह समझौते करते हैं और बाद में पछताते हैं। मान लीजिए आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है परिवार के साथ समय बिताना, लेकिन आप ऐसी नौकरी चुन लेते हैं जिसमें हर समय ओवरटाइम करना पड़ता है और परिवार को समय ही नहीं मिल पाता। शुरुआत में पैसे अच्छे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे अंदर से बेचैनी बढ़ेगी। अगर आपने पहले ही एंड इन माइंड में यह तय किया होता कि मेरे लिए परिवार सबसे ऊपर है, तो आप शायद थोड़ा कम पैसा लेकिन ज्यादा संतुलन वाली जिंदगी चुनते। यह सिद्धांत हमें छोटे छोटे फैसलों में भी मदद करता है। मान लीजिए आप तय कर चुके हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। यह आपका एंड इन माइंड है। अब रोज के फैसले आसान हो जाते हैं। जब जंक फूड सामने आएगा तो आप सोचेंगे कि क्या यह मेरे लंबे समय के लक्ष्य के साथ मेल खाता है। जब सुबह आलस आएगा तो आप याद करेंगे कि आप खुद को एक फिट इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। इस तरह आपका विजन आपके रोजमर्रा के चुनावों का मार्गदर्शन करता है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का एक और आसान उदाहरण पढ़ाई से जुड़ा है। मान लीजिए एक छात्र का सपना है कि वह आने वाले 5 सालों में एक अच्छा प्रोफेशनल बने और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। अगर यह लक्ष्य उसके दिमाग में साफ है तो वह आज सोशल मीडिया पर कम समय बिताएगा, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा और जरूरी स्किल्स सीखेगा। लेकिन अगर उसका कोई साफ एंड नहीं है तो वह बस समय बिताता रहेगा और अचानक एक दिन महसूस करेगा कि समय निकल गया। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ये बहुत सामान्य बात है। बिगिन विद द एंड इन माइंड ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ एकदम साफ पता होना चाहिए। ये कहता है कि कम से कम एक दिशा तो तय हो। आप ये जान सकते हैं कि आपको कैसी जिंदगी नहीं चाहिए। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किन चीजों से समझौता नहीं करेंगे। यही भी एक तरह का एंड इन माइंड है। एक रिलेशनशिप का उदाहरण लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका हो, तो आप छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने से बचेंगे। आप गुस्से में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी यह नहीं सोचा कि आप अपने रिश्ते को किस तरह का बनाना चाहते हैं, तो आप हर भावना में बहते रहेंगे और रिश्ता कमजोर होता जाएगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। जिंदगी सिर्फ अपने आप होने वाली चीज नहीं है। जैसे कोई घर बनाने से पहले नक्शा बनाता है, वैसे ही जिंदगी के लिए भी एक मानसिक नक्शा जरूरी है। बिना नक्शे के घर बनाया जाए तो दीवारें टेढ़ी होंगी, कमरों का तालमेल नहीं होगा। वैसे ही बिना विजन के जिंदगी बिखरी हुई लगती है। एक और साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। अगर आपने यह तय कर लिया है कि 10 साल बाद आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहते हैं, तो आज आप खर्च करने से पहले सोचेंगे। आप बिना जरूरत के उधार नहीं लेंगे। आप बचत और निवेश की आदत बनाएंगे। लेकिन अगर एंड ही साफ नहीं है तो पैसा आता जाएगा और चला जाएगा और तनाव बना रहेगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें फोकस देता है। आज की दुनिया में हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी की तुलना, जल्दी सफल होने का दबाव। जब आपके पास अपना विजन होता है तो आप इन सब से कम प्रभावित होते हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। यह भी जरूरी है कि आपका एंड इन माइंड समय के साथ बदल सकता है। जो आप आज चाहते हैं वह 5 साल बाद अलग हो सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बिना किसी एंड के जीना बिना पतवार की नाव की तरह होता है। आप बहते रहते हैं लेकिन कहां पहुंचेंगे पता नहीं होता। बिगिन विद एंड इन माइंड हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखें। अक्सर लोग ये सोचकर फैसले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप लोगों की राय नहीं, अपने मन की आवाज सुनेंगे।
इसलिए बेहतर है कि शुरुआत से ही उसी आवाज को महत्व दिया जाए। अंत में बिगिन विद द एंड इन माइंड का सार यही है कि पहले यह तय करो कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है, कैसी जिंदगी जीनी है और किन मूल्यों के साथ जीनी है। जब यह साफ हो जाता है तो रोजमर्रा के फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। आप कम भटकते हैं, कम पछताते हैं और ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब उसके पीछे एक साफ विजन होता है तो हर कदम का एक मतलब होता है। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसकी जिंदगी को दिशा देती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है अपनी जिंदगी में उन कामों को पहले करना जो सच में जरूरी है, न कि सिर्फ उन्हें जो तुरंत सामने दिखाई देते हैं या जिनके लिए शोर मच रहा होता है। अक्सर हम पूरे दिन बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हम जरूरी कामों की जगह तुरंत आने वाले कामों में फंसे रहते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि समय को नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं को मैनेज करना सीखो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जरूरी और अर्जेंट काम में क्या फर्क है। अर्जेंट काम वे होते हैं जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, जैसे फोन कॉल, मैसेज, अचानक आया कोई काम या कोई डेडलाइन जो सिर पर आ गई हो। जरूरी काम वे होते हैं जो हमारे लंबे समय के जीवन, हमारे लक्ष्यों और हमारी वैल्यूज से जुड़े होते हैं, जैसे सेहत का ध्यान रखना, रिश्तों को समय देना, सीखना, योजना बनाना और खुद को बेहतर बनाना। समस्या यह है कि अर्जेंट काम शोर करते हैं, लेकिन ज़रूरी काम चुपचाप इंतज़ार करते हैं। एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज़ सुबह उठता है और मोबाइल देखने लग जाता है। मैसेज, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं। ये सब अर्जेंट लगता है क्योंकि हर चीज़ तुरंत ध्यान मांग रही है, लेकिन क्या यह ज़रूरी है? वहीं अगर वही व्यक्ति सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करे या पढ़ाई करे तो यह ज़रूरी है, लेकिन अर्जेंट नहीं लगता। इसलिए ज़्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि अर्जेंट काम मत करो। इसका मतलब है कि ज़रूरी कामों को पहले जगह दो, ताकि वे कभी अर्जेंट बने ही नहीं। जैसे सेहत का उदाहरण लें। अगर आप रोज़ थोड़ा ध्यान रखें तो बीमारी की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सेहत को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन बीमारी अर्जेंट बन जाएगी और फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है। पढ़ाई करना ज़रूरी काम है, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं लग रहा। इसलिए वह छात्र कहता है कि अभी तो समय है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे समय निकलता जाता है। आखिरी हफ्ते में पढ़ाई अर्जेंट बन जाती है। अब तनाव, डर और नींद की कमी शुरू हो जाती है। अगर वही छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता तो पढ़ाई ज़रूरी काम रहते हुए भी कभी अर्जेंट न बनती। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी को अपने मूल्यों के हिसाब से चलाओ, न कि दूसरों की अपेक्षाओं या बाहरी दबाव के हिसाब से। अगर आपके लिए परिवार ज़रूरी है तो परिवार को समय देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम कहते हैं कि अभी काम ज़्यादा है, बाद में समय देंगे, फिर वही बाद में कभी नहीं आता। अर्जेंट काम हमेशा नए रूप में आते रहते हैं। एक नौकरी पेशा व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। वह सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। बॉस के मेल, मीटिंग, कॉल, रिपोर्ट, सब कुछ अर्जेंट लगता है। घर आकर वह थका हुआ महसूस करता है और बच्चों से बात करने या अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का मन नहीं करता। धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है। वह सोचता है कि जब काम थोड़ा कम होगा तब सब ठीक कर लूंगा, लेकिन काम कभी कम नहीं होता। अगर उसने शुरू से ही यह तय किया होता कि रोज परिवार के लिए कुछ समय निकालना जरूरी है, तो वह उसी हिसाब से अपने समय को व्यवस्थित करता। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का असली मतलब है कि आप अपनी लाइफ की दिशा खुद तय करें। अगर आप पहले से तय नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। तब आप पूरे दिन दूसरों के एजेंडा पर काम करते रहेंगे और अपने लक्ष्यों के लिए समय ही नहीं बचेगा। एक बेहद ही रिलेटेबल उदाहरण मोबाइल का है। मान लीजिए आप तय करते हैं कि आज मुझे 1 घंटा कुछ नया सीखना है, यह आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं कि 5 मिनट देख लेते हैं। 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ अर्जेंट ने ज़रूरी को हरा दिया। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें यह सिखाता है कि ज़रूरी काम के लिए पहले से समय ब्लॉक करो और उसे पवित्र समझो। यह सिद्धांत हमें प्लानिंग की अहमियत भी सिखाता है। जो लोग बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं वे ज़्यादातर अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं। लेकिन जो लोग पहले से यह तय कर लेते हैं कि आज के सबसे महत्वपूर्ण 2 या 3 काम क्या हैं, वे दिन के अंत में ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्होंने भले ही कम काम किए हों,
लेकिन सही काम किए होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह आने वाले सालों में आर्थिक रूप से मजबूत बने। यह उसका जरूरी लक्ष्य है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वह बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है। दोस्तों के साथ बाहर जाना, अनावश्यक चीजें खरीदना, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं। ये सब अर्जेंट सुख देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दे तो वह खर्च से पहले सोचेगा और बचत की आदत बनाएगा। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें यह भी सिखाता है कि हर हाँ कहना समझदारी नहीं है। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे पास अपने जरूरी कामों के लिए समय नहीं बचता। प्रोएक्टिव और समझदार इंसान वही होता है जो जानता है कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। एक सरल सामाजिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है या किसी स्किल पर काम करना है। तभी कोई दोस्त कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। ये उस समय अर्जेंट और आकर्षक लगता है। अगर आप हर बार हाँ कह देंगे तो आपके जरूरी लक्ष्य पीछे छूटते जाएंगे। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये नहीं कहता कि कभी मजा मत करो, बल्कि यह कहता है कि संतुलन बनाओ और जरूरी चीजों को नजरअंदाज मत करो। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि जरूरी काम अक्सर कठिन होते हैं, इसलिए हम उन्हें टालते हैं। एक्सरसाइज करना कठिन लगता है, पढ़ाई करना कठिन लगता है, खुद से ईमानदार बातचीत करना कठिन लगता है। अर्जेंट काम आसान होते हैं या कम से कम तुरंत रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन जो इंसान जरूरी कामों को पहले करता है वही लंबे समय में आगे बढ़ता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी रिश्ते में समस्या चल रही है। उस पर बात करना जरूरी है, लेकिन अर्जेंट नहीं लगता। लोग सोचते हैं कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बात बहुत बिगड़ जाती है तब वही समस्या अर्जेंट बन जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। अगर शुरू में ही जरूरी बातों पर ध्यान दिया जाए तो अर्जेंट संकट से बचा जा सकता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे तनाव कम होता है। ज्यादातर तनाव अर्जेंट कामों की वजह से आता है। जब सब कुछ आखिरी समय पर करना पड़ता है तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब आप जरूरी कामों को पहले कर लेते हैं तो जिंदगी ज्यादा संतुलित और शांत लगने लगती है। यह आदत धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग को अर्जेंट चीजों की आदत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज खुद से पूछेंगे कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है, वैसे वैसे आपकी सोच बदलने लगेगी। आप कम बिजी और ज्यादा प्रभावी बनेंगे। अंत में पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का सार यही है कि अपनी जिंदगी को भीड़ के शोर से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और लक्ष्यों से चलाओ। हर दिन बहुत सी चीजें ध्यान मांगेंगी, लेकिन सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। जो सच में महत्वपूर्ण है वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। जब आप जरूरी को पहले रखना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे स्पष्टता, संतुलन और संतोष आने लगता है। यही आदत एक साधारण इंसान को भी असाधारण परिणाम दिला सकती है। थिंक विन विन का मतलब है ऐसी सोच रखना जहां किसी भी स्थिति में सिर्फ मैं जीतूं या सिर्फ सामने वाला जीते। यह जरूरी नहीं होता। इस सोच में कोशिश यह होती है कि दोनों पक्षों को फायदा हो, न कोई हारने वाला हो, न कोई ठगा हुआ महसूस करे। यह सिद्धांत रिश्तों, काम, बिजनेस, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से लागू होता है। ज्यादातर समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम या तो विन लूज की सोच रखते हैं या फिर मजबूरी में लूज विन को अपना लेते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विन विन सोच क्यों जरूरी है। हम एक समाज में रहते हैं, अकेले नहीं। हमारी जिंदगी लोगों से जुड़ी हुई है। अगर हर बार कोई एक जीते और दूसरा हारे तो रिश्ता धीरे धीरे खराब हो जाता है। हारने वाला अंदर ही अंदर नाराजगी, गुस्सा और निराशा महसूस करता है। वहीं अगर कोई इंसान हर बार खुद हार मान लेता है तो वह खुद को कमजोर और बेकार समझने लगता है। विन विन सोच इन दोनों समस्याओं से बचाती है। विन लूज सोच बहुत आम है। इसमें इंसान सोचता है कि अगर मैं जीत रहा हूं तो सामने वाला हार ही रहा होगा। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं टॉप करूंगा तो दूसरे पीछे रहेंगे, इसलिए मुझे दूसरों से आगे निकलना ही है। ऑफिस में लोग सोचते हैं कि अगर मुझे प्रमोशन मिला तो किसी और को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। यह सोच बाहर से सफलता दिखा सकती है, लेकिन अंदर से रिश्तों को कमजोर कर देती है। अब लूज विन सोच को समझते हैं। इसमें इंसान शांति बनाए रखने या डर की वजह से खुद ही पीछे हट जाता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम जीत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से यह अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से यह इंसान खुद की वैल्यू खोने लगता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं और वह खुद भी अपने आप से नाराज रहने लगता है। थिंक विन विन इन दोनों के बीच का संतुलन है।
इसमें इंसान न तो दूसरों को दबाता है न खुद दबता है। वह साफ और सम्मान के साथ अपनी बात रखता है और सामने वाले की ज़रूरतों को भी समझने की कोशिश करता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन लंबे समय में यही सबसे टिकाऊ तरीका है। एक बहुत ही सरल घरेलू उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए घर में टीवी देखने को लेकर झगड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति न्यूज़ देखना चाहता है और दूसरा सीरियल। विन लूज में एक जबरदस्ती रिमोट अपने हाथ में रख लेगा और दूसरा नाराज हो जाएगा। लूज विन में एक चुपचाप अपनी पसंद छोड़ देगा और अंदर ही अंदर दुखी रहेगा। विन विन में दोनों बैठकर बात करेंगे, जैसे आधा घंटा न्यूज़ और आधा घंटा सीरियल या मोबाइल पर न्यूज़ देख लेना। यहां दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। थिंक विन विन की शुरुआत सोच से होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं, तो हम दूसरों को दुश्मन नहीं समझते। बहुत से लोग सोचते हैं कि संसाधन कम है, मौके कम है, इसलिए किसी का फायदा मतलब मेरा नुकसान। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। सही बातचीत और समझदारी से नए समाधान निकल सकते हैं। ऑफिस का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 कर्मचारी एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ने का मौका देगा। विन लूज सोच में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लूज विन में एक चुपचाप पीछे हट जाएगा। विन विन में दोनों ये देख सकते हैं कि क्या वे प्रोजेक्ट को मिलकर कर सकते हैं या काम को बांट सकते हैं, ताकि दोनों की स्किल दिख सके। इससे कंपनी को भी फायदा होता है और दोनों कर्मचारियों को भी। थिंक विन विन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सामने वाले की जरूरत को समझना। अक्सर हम सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन विन विन में सवाल यह नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि यह होता है कि हम दोनों क्या चाहते हैं और कैसे दोनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। एक दोस्ती का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त चाहता है कि आप हर वीकेंड उसके साथ बाहर जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा समय अकेले या परिवार के साथ बिताएं। विन लूज में या तो दोस्त नाराज होगा या आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। विन विन में आप दोस्त से खुलकर बात कर सकते हैं कि कुछ वीकेंड साथ बाहर चलेंगे और कुछ वीकेंड आप अपने लिए रखेंगे। इससे दोस्ती भी बचती है और आपकी ज़रूरत भी पूरी होती है। कई लोग सोचते हैं कि विन विन का मतलब हमेशा बीच का रास्ता निकालना होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। बीच का रास्ता अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा हारते हैं। विन विन में कोशिश होती है कि ऐसा समाधान निकले जिसमें दोनों सच में संतुष्ट हों। इसके लिए कभी कभी नया तरीका सोचना पड़ता है। एक बिजनेस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ग्राहक सस्ता दाम चाहता है और दुकानदार मुनाफा। कॉम्प्रोमाइज़ में दुकानदार दाम थोड़ा कम कर देगा और ग्राहक थोड़ा ज़्यादा देगा, लेकिन दोनों पूरी तरह खुश नहीं होंगे। विन विन में दुकानदार क्वालिटी या सर्विस का कोई नया पैकेज बना सकता है, जिससे ग्राहक को वैल्यू मिले और दुकानदार को मुनाफा। यहाँ दोनों जीतते हैं। थिंक विन विन रिश्तों में भरोसा बढ़ाता है। जब लोगों को लगता है कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखते, बल्कि उनका भी ध्यान रखते हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। यह भरोसा लंबे समय में बहुत काम आता है। लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। पेरेंटिंग का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बच्चा देर रात तक मोबाइल चलाना चाहता है और माता पिता मना करते हैं। विन लूज में माता पिता जबरदस्ती मोबाइल छीन लेंगे और बच्चा नाराज हो जाएगा। लूज विन में माता पिता थककर मान जाएंगे और बच्चा बिगड़ जाएगा। विन विन में माता पिता बच्चे से बात करेंगे, उसे कारण समझाएंगे और एक नियम बनाएंगे, जैसे तय समय तक मोबाइल और फिर पढ़ाई या नींद। इससे बच्चे को भी आज़ादी मिलती है और माता पिता की चिंता भी कम होती है। थिंक विन विन का मतलब यह भी है कि हर स्थिति में विन विन संभव नहीं होता। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति ही विन विन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तब भी आपकी सोच साफ रहती है। आप जानते हैं कि आपने ईमानदारी से दोनों के फायदे का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। यह सोच आपको अंदर से शांत रखती है। एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण पैसों का है। मान लीजिए 2 भाई किसी संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं। विन लूज में मामला कोर्ट तक जा सकता है और दोनों का समय, पैसा और रिश्ता खराब हो सकता है। विन विन में दोनों बैठकर यह सोच सकते हैं कि कैसे संपत्ति का ऐसा बंटवारा हो जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हों। शायद एक भाई पैसा ले ले और दूसरा घर, या कोई और व्यावहारिक समाधान निकले। थिंक विन विन हमें यह भी सिखाता है कि हम खुद को कमजोर ना समझें। विन विन का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात मान लें। इसका मतलब है कि आप आत्मविश्वास के साथ अपनी ज़रूरत रखें और सामने वाले की ज़रूरत को भी सम्मान दें। इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि आसान रास्ता तो या तो लड़ना होता है या चुप रहना।
ये आदत धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में हम पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या इस स्थिति में ऐसा कोई रास्ता है जिससे दोनों को फायदा हो। ये सवाल ही हमारी सोच को बदलने लगता है। अंत में थिंक विन विन का सार यही है कि जिंदगी कोई जीरो सम गेम नहीं है। यहाँ हर जीत किसी और की हार नहीं होती। जब हम मिलकर सोचते हैं, खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, तब ऐसे समाधान निकलते हैं जो रिश्तों को मजबूत करते हैं और सभी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यही सोच लंबे समय में न सिर्फ सफलता देती है बल्कि सुकून और सम्मान भी दिलाती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का मतलब है कि किसी भी बातचीत या रिश्ते में सबसे पहले सामने वाले को समझने की ईमानदार कोशिश करना और उसके बाद ही अपनी बात रखना। आमतौर पर हम उल्टा करते हैं। कोई कुछ बोल रहा होता है और हमारा दिमाग पहले से ही जवाब तैयार कर रहा होता है। हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यह आदत गलतफहमियों, झगड़ों और रिश्तों में दूरी की सबसे बड़ी वजह बनती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर हम सच में समझना सीख लें तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक ही बात पर बहस कर रहे होते हैं, लेकिन असल में दोनों अलग अलग चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। कोई अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाता और दूसरा बीच में टोक देता है। दोनों को लगता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि किसी ने भी पहले समझने की कोशिश ही नहीं की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हमें यही याद दिलाता है कि समझे बिना समझाए जाने की उम्मीद रखना बेकार है। एक बहुत ही सरल घरेलू उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पत्नी कहती है कि तुम मुझे समय नहीं देते। पति तुरंत जवाब देता है कि मैं तो पूरे दिन मेहनत करता हूं, तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। यहां पति अपनी बात साबित करने में लग गया, लेकिन उसने यह समझने की कोशिश नहीं की कि पत्नी का मतलब क्या है। शायद पत्नी का मतलब था कि उसे भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, थोड़ी बातचीत चाहिए। अगर पति पहले यह समझने की कोशिश करता और पूछता कि तुम्हें कैसा समय चाहिए, तो बात झगड़े तक जाती ही नहीं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का पहला कदम है ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को भी समझना। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है यह समझने की कोशिश करना। अक्सर इंसान शब्दों से ज्यादा भावनाओं में बात करता है। अगर हम सिर्फ शब्द पकड़ते हैं और भावना छोड़ देते हैं तो संदेश अधूरा रह जाता है। एक दोस्ती का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त अचानक आपसे दूरी बना रहा है। आप सोचते हैं कि उसने घमंड कर लिया है या अब उसे आपकी जरूरत नहीं। आप उससे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन अगर आप पहले समझने की कोशिश करें और शांति से पूछें कि सब ठीक है या नहीं, तो शायद पता चले कि वह किसी निजी समस्या से जूझ रहा है। यहां समझने की कोशिश रिश्ते को बचा लेती है। ऑफिस में यह सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है। मान लीजिए बॉस आपसे कहता है कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। तुरंत रिएक्शन आता है कि बॉस मुझे पसंद नहीं करता या मुझे नीचा दिखा रहा है। आप या तो चुप हो जाते हैं या बहस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप पहले यह समझने की कोशिश करें कि बॉस को किस बात से दिक्कत है, कौन सा हिस्सा सुधारना है, तो वही बातचीत सीखने का मौका बन सकती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात मान लें। इसका मतलब है कि आप पहले सामने वाले की पूरी तस्वीर देखें। समझना और सहमत होना दो अलग चीजें हैं। आप किसी की बात समझ सकते हैं बिना उससे सहमत हुए, लेकिन जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि मेरी बात सुनी गई है, तो वह आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।